चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर लगातार उत्तर की ओर बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी एक बैठक भी करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान और तेज हो सकता है। 15 जून को इसके सौराष्ट्र और कच्छ तट तक पहुंचने की संभावना है। इसके चलते 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। गुजरात में तूफान बिपरजॉय को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह दी गई है। गुजरात के कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट और मोरबी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। इस तूफान का असर गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र और गोवा में भी नजर आ सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं द्वारका की, जहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और कुछ ऐसा ही हाल मुंबई का भी। पिछले कई सालों में भारत की पहचान सस्ते इलाज के केंद्र के रूप में उभरी है। आसपास के देशों के लोग भी गंभीर बीमारियों का इलाज कराने भारत आते हैं। इनमें से बड़ी तादाद अफगानिस्तान के लोगों की है। लेकिन अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत आए लोगों के पास पैसे नहीं बचे हैं। अब कई संस्थाएं ऐसी हैं जो इनकी मदद कर रही हैं। 12 साल की निहाल अफगानिस्तान की हैं और अपनी मां के इलाज के सिलसिले में दिल्ली में रह रही हैं। मेरा फादर नहीं है, मेरे मदर है, वो हाउस वाइफ है। मेरे 5 ब्रदर्स है, तो जो सबसे छोटा है वो 16 इयर्स का है, तो वो अभी पढ़ रहा है क्योंकि अभी वो काम नहीं कर सकता। और मेरे जो सबसे बड़ा ब्रदर है, उनको एक्चुअली कॉलेज पढ़ना था, लेकिन इतना पैसे नहीं दे सकते हम उनको कॉलेज पढ़वाने के लिए, तो वो घर पे मम्मी की कुकिंग में हेल्प करते, वो हर चीज़ बना सकते हैं। और मेरे 3 भाई काम करता है। यहाँ पे मैं अपनी मम्मी को दिखाने आई हूँ और मेरे घुटनों में थोड़े और पेट में दर्द होता है, तो वो दिखाने आई। एक तो बीमारी की परेशानी, दूसरे अपने देश से दूरी का गम और उस पर पैसों की कमी। ये सारी चीजें मिलकर किसी को भी तोड़ दें। लेकिन गनीमत ये है कि कुछ संस्थाएं यहाँ पर इनकी हर तरह से मदद कर रही हैं, जैसे सीडी फाउंडेशन और यूनाइटेड सिख फाउंडेशन। यहाँ पे मेडिकल कैंप के अंदर काफ़ी सारे डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ साइकेट्रिस्ट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं जो लोग, क्योंकि डिप्रेशन में लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि आधी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं और आधी फैमिली अफगानिस्तान के अंदर है। तो ये प्रॉब्लम्स हमें सबसे ज़्यादा, हमें यहाँ साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी है। हमें 2 साइकेट्रिस्ट हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। अलग अलग तरह की बीमारियों से जूझ रहे इन लोगों के इलाज में जुटे डॉक्टरों का कहना है कि कई बीमारियां पोषण की कमी और मानसिक तनाव के कारण हैं। ज़्यादातर न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम्स हैं इनको, जैसे कमर दर्द और हाथ पाँव में दर्द, कंधे जाम, फ्रोजन शोल्डर भी काफ़ी पेशेंट्स को देखे हैं मैंने आज। और बच्चे भी आए थे, छोटे छोटे बच्चे जिनको नी में पेन है, मे बी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ भी एसोसिएटेड होती है ये सब चीज़ें। काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से पेन में है, मतलब 2-2, 3-3 साल की पेन है। मे बी जब अफगानिस्तान से माइग्रेट हो गया है तब से पेन नहीं थे। यहाँ पर जो मैंने जितने पेशेंट्स देखे हैं वहाँ डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा और स्लीप प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ हैं। यहाँ पर हम काउंसलिंग और थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, स्लीप हाइजीन प्रोटोकॉल बताते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताते हैं जिससे वो बेटर अपने आप को हैंडल कर सकें। एंड वी ऑल्सो आर होल्डिंग अ वर्कशॉप फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। अफगानिस्तान रिफ्यूजी जिनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था, वहीं पर भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। आज से ठीक 2 साल पहले काफ़ी अफगानी रिफ्यूजी इंडिया आ तो गए, लेकिन उनके पास ना तो कोई घर था, ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज़। और इसी बीच में सीडी फाउंडेशन और यूनाइटेड सिख फाउंडेशन, जो कि आज कैंप लगा रही हैं अफगानिस्तान एम्बेसी में और सारे अफगानियों के लिए जो रिफ्यूजी थे उनके लिए मदद कर रही हैं। मैं यूसुफ खान, कैमरा पर्सन अशोक मालिक के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार इंतजाम पहले से भी बेहतर किए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी। जमीन से लेकर आसमान तक से यात्रा पर नजर रखी जाएगी। राजीव रंजन की रिपोर्ट देखिए। पहली जुलाई से श्रद्धालु
बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। यात्रा को सफल बनाने के लिए कश्मीर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। यात्रियों को RFID कार्ड दिए जाएंगे ताकि कहीं कुछ गड़बड़ी होने पर उनकी रियल टाइम लोकेशन ट्रैक की जा सके। सभी यात्रियों का 5 लाख का बीमा कराया जाएगा। यात्रियों को गुफा तक ले जाने वाले खच्चरों का भी 50,000 का बीमा होगा। ये संदेश बड़ा साफ होना चाहिए कि एक तरह से सरकार भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, उसमें आत्मविश्वास है कि वो इस तरह की यात्रा इतनी लंबी अवधि की करवा सकती है, क्योंकि पिछले 25-30 वर्षों में आपने देखा कभी यात्रा 10 दिन कभी 15 दिन का स्थगित हो जाती थी। और दूसरी ओर लोगों में भी उतना उत्साह है। यदि 2.25 करोड़ के लगभग पर्यटक आते हैं जम्मू कश्मीर में, तो मुझे लग रहा है कि इस बार अमरनाथ यात्रा में बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आने वाले। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे और बेस कैंप तक बेहतर व्यवस्था पर जोर दिया गया है। जम्मू और श्रीनगर से रात में हवाई सेवा उपलब्ध रहेगी ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए अतिरिक्त हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस, डॉक्टर और बेड का इंतजाम किया गया है। यात्रा के दौरान आने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए NDRF को तैनात कर दिया गया है। 1 जुलाई से देश भर के श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के लिए आएंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उस व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाया जा सके, इसकी पूरी तैयारी में है। और यात्रा 31 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। अमूमन इस रास्ते पर मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या रहती है, जिसको सरकार ने दूर करते हुए पूरे रास्ते पर वाईफाई हॉट स्पॉट का इंतजाम किया है, जिससे मोबाइल नेटवर्क की समस्या से निजात मिल सके। साथ ही पूरे रास्ते में जगह जगह लाइट की भी समुचित व्यवस्था कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बेस कैंप में भी बाबा के दरबार के लाइव ऑनलाइन दर्शन करवाने के भी इंतजाम किए गए हैं। पिछले साल 3,45,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे और इस साल ये संख्या 5 लाख के पार जाने का अनुमान है। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस बार सुरक्षा के इंतजाम पहले से ज्यादा पुख्ता किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक से नजर रखी जाएगी। पिछली गलतियों से सबक लेकर श्रद्धालुओं के लिए इस बार सुरक्षा के साथ साथ सुविधा का भी मुकम्मल ध्यान रखा गया है। सरकार की कोशिश यही है कि यात्रा सही ढंग से संपन्न हो। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। झारखंड के धनबाद जिले में 3 मजदूरों की कोयला खदान में मौत हो गई। त्रासदी ये है कि ऐसी दुर्घटनाओं के बाद पीड़ित परिवार खदान में काम करने वाले अपने परिजनों को खोजने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि ये एक अवैध काम है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड के धनबाद में एक कोयले की खान ढह जाने से 3 मजदूरों के मौत के बाद एक बार फिर इलाके में अवैध खनन सुर्खियों में है। इस जिले में अवैध खनन एक तरह का कुटीर उद्योग बन चुका है, जिसमें हजारों लोग शामिल हैं। पुलिस और स्थानीय नेताओं की भूमिका भी इसमें किसी से छुपी नहीं है। DGMS और ये आउटसोर्सिंग कंपनी तीनों की मिली भगत से एक दिन का आपके नज़र में है, एक दिन का ही काम तो है नहीं। डेली उत्खनन हो रहा है। इसमें DGMS 100%, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मिली भगत DGMS का है कि इसके पहले हम लोग DGMS पर प्रदर्शन किए थे, वार्ता हुई थी, यहाँ आकर के दिखवाए थे कि कैसे यहाँ आउटसोर्सिंग चल रहा है। कोयले के अवैध खनन का खेल 3 चरण में खेला जाता है। पहले चरण में स्थानीय लोग बंद पड़ी या चालू खदानों से कोयला लाते हैं। इस अवैध गिरोह के अन्य सदस्य कोयले को साइकिलों से या बाइक के जरिए छोटी छोटी खेप में एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। फिर उन्हें ट्रकों पर लादकर बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भेजा जाता है। कोयले को ले जाने के वास्ते फर्जी चालान जारी किए जाते हैं और कई वाहन एक ही चालान का इस्तेमाल करते हैं। माइंस वाले को जाकर अभी हम लोग बोले तो माइंस बंद किया गया है और इस पे हम यही कार्रवाई करने के चाहते हैं प्रशासन से। यहाँ के जितने भी कोयला का चोर है जो रोज तहसीली करते हैं, उस पे अविलंब FIR दर्ज हो। इस संबंध में मेरे द्वारा बहुत पूर्व में ही संबंधित थाना प्रभारी को और BCCL को पिछला 3 बैठक में और विभिन्न पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जा रहा था कि आपके एरिया में किसी तरह की कोयला के संबंध में इलीगल माइनिंग हो, चाहे किसी तरह का अवैध कारोबार हो, उस पर सख्त कार्रवाई करें, अन्यथा आप पे जवाबदेही तय की जाएगी। अनुमान है कि धनबाद जिले में अवैध खनन के कारोबार में कम से कम 50,000 लोग शामिल हैं।
हाल के बरसों में इनकी तादाद में काफी इजाफा हुआ है। बहुत से दिहाड़ी मजदूर, राजमिस्त्री और रेहड़ी लगाने वाले अपना काम छोड़कर इसी कारोबार में लगते हैं। इस खतरनाक काम में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जो लोग माइनिंग में लगे हुए हैं वो इसी देश के नागरिक हैं और उनको रोजगार के अभाव में सबसे नियरेस्ट, सबसे नज़दीक जो रोजगार लगा वो यही लगा और उन्होंने यही करना शुरू किया और किसी तरह की रुकावट जब नहीं आई। लेकिन इस बीच में जो अच्छा सुझाव आया उसको सरकार ने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, अपने में संलग्न, अपने में नहीं उसको लागू किया, जिसका नतीजा है कि ये माइनिंग जो इलीगल थी अब वो एक असंगठित क्षेत्र के बजाय संगठित क्षेत्र की माइनिंग के तौर पर डेवलप कर गए। लोग ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें काफी फायदा है। एक दिहाड़ी मजदूर को 8 घंटे की मजदूरी के जहां 3 से 350 रुपए मिलते हैं, वहीं अवैध खनन का काम करने वाले 3 घंटे के काम में 1200 से 1500 रुपए तक कमा लेते हैं। कितना देता है? और 20, 30, 40 रुपया जैसे मानता है। उधर कौन लेता है? उधर वो हमको नाम नहीं जानते है, एक लड़का आके खड़ा होता है। यहाँ कौन लेता है? यही कौन लेता है? ये जो लिया है, क्या नाम है उसका? उसका नाम नहीं है, माता जी है। माता जी है। इधर से मतलब धनबाद से बिरसा पुल पार करके भारत कौन थाना जाते हो अभी तुम लोग? अमलाबाद। कैसे बेचते हो उधर? उधर हम लोग किलो ये सब बेचते हैं 1000-1200। अवैध खदानों में मौतें होना कोई नई बात नहीं है। अफसोस इस बात का है कि अपने परिवार का सदस्य खोने वाले लोग चुपचाप उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कोयला चुराने के जुर्म में पकड़े जाने का डर रहता है। हाल ही में निरसा इलाके में अलग अलग घटनाओं में दर्जन भर से ज्यादा लोग अवैध खनन के दौरान मारे गए। धनबाद से कुंदन सिंह के साथ हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट।